नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट। देखिए प्रोटीन में भी सेम जो कार्बोहाइड्रेट और वसा में जो पाया जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, वो तो आपका पाया ही जाएगा। साथ में इसमें नाइट्रोजन, एन मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आपका भी पाया जाएगा। ठीक है, सीएचओ के अलावा एनपीएस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी पाया जाएगा। ठीक है ना। अमीनो अम्ल, प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है। इसका क्या मतलब होता है? प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होती है, मतलब अमीनो अम्ल से मिलके प्रोटीन बनता है। इकाई का मतलब होता है यूनिट। जैसे घर की इकाई की अगर बात करें, जो आपका जो घर बनता है उसकी यूनिट की आप बात करें तो घर किससे बनता है? जब ईंटें रखते हैं ना, एक ईंट रखी, उसके ऊपर दूसरी ईंट रखी, फिर तीसरी ईंट रखी, तो ऐसे ईंटें जब आप जमाते जाते हैं तो उससे फाइनली क्या होता है? घर का निर्माण होता है ईंटों से। ठीक है ना। फिर उन्हीं ईंटों के ऊपर सीमेंट की परत आपकी छपाई की जाती है। ठीक है ना। वैसे ही अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? बहुत सारे अमीनो अम्ल, जैसे एक अमीनो अम्ल हो गया, वो दो अमीनो अम्ल हो गए, तीन अमीनो अम्ल हो गए, चार अमीनो अम्ल हो गए। तो अलग अलग अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जब इनको आपस में मिलाया जाता है, जब ये आपस में मिलते हैं तब प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन आपका घर है और अमीनो एसिड ईंट है। ईंट समझते हो ना, ईटा, ईटा कहते हैं जिसको, ईटा है ना, बघेलखंड में ईटा कहते हैं ईंट को, ईटा। कुछ लोग ईंट समझते हैं, कुछ लोग ईटा समझते हैं, तो वैसे समझो प्रोटीन आपका घर है और एमिनो अम्ल जो है वो आपकी ईंट है, ईटा। एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो एमिनो अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है। ठीक है ना। ये COOH, ये मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। और ये NH2, ये आपका बेसिक एमीन ग्रुप होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे उभयधर्मी लिखा है, हिंदी में उभयधर्मी कहते हैं और इंग्लिश में इसको ज्विटेरियन कहते हैं। ज्विटेरियन है ना, ज्विटेरियन ये इसलिए कहते हैं जिनमें दोनों पाए जाते हैं। एक अम्ल वाला ग्रुप भी पाया जाएगा और एक क्षार वाला ग्रुप भी पाया जाएगा, मतलब एसिडिक फंक्शनल ग्रुप भी पाया जाएगा और बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी पाया जाएगा। आपका ये जो कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप है COOH, ये आपका क्या होता है? एसिडिक ग्रुप है ना, एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यानी कि ये अम्लीय होता है। ठीक है ना। और दूसरा जो एमाइन ग्रुप होता है ये NH2, तो एक क्षारीय समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी, ज्विटेरियन कहते हैं। यानी ये आपका एसिडिक जिसकी प्रॉपर्टी होती है, अम्लीय जिसकी प्रवृत्ति होती है, वो वाला ग्रुप भी है इसमें, और जिसकी क्षारीय प्रवृत्ति होती है या बेसिक जिसकी प्रवृत्ति होती है, वो दोनों ग्रुप है इसमें। ठीक है, तो इसलिए उभयधर्मी कहते हैं। उभय का मतलब दो होता है ना, तो दोनों ग्रुप पाए जा रहे हैं, अम्लीय ग्रुप भी पाया जा रहा है इसमें, क्षारीय ग्रुप भी पाया जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए इसको ज्विटेरियन यानी उभयधर्मी कहते हैं। बस इतना याद रखो। और ये है एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ज्यादा याद नहीं रखना है, बस ये याद रखो कि ये है एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर, बस आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे दिया। यहाँ पे कार्बन होता है, फिर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, फिर ये NH2 ये अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है ना। फिर एक यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे CH3 की जगह दूसरा जो R लिख सकते हैं, दूसरा वेरिएंट ग्रुप होता है। नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, बस याद रखो। इसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप, NH2 को बोलते हैं अमीनो ग्रुप और COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। बस इतना याद रखो। और ये है अमीनो एसिड का फॉर्मूला। ठीक है ना। प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल से होता है, ये आपको बता दिया। ठीक है ना। अब नंबर 3 इंपॉर्टेंट बात सुनो। अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़े रहते हैं। देखो वसा या लिपिड में आपको क्या बताया था? किस बंध से जुड़े रहते हैं? एस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या बताया था? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। दो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। दो जो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं, जो वसा के अणु होते हैं, आपस में एस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं किसकी? प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन के दो आपके मॉलिक्यूल होते हैं, ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बंध जिसे कहते हैं। समझ में आ गया? तीनों बंध। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वसा की बात करें तो वसा किससे जुड़े होते हैं? वसा के दो अणु एस्टर बॉन्ड या एस्टर बंध से जुड़े होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के दो अणु आपस में किससे जुड़े रहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये फैक्ट बस आपको याद रखना है। कैसे बनता है कैसे नहीं बनता ये आपके काम की चीज है ही नहीं है ना, ना ये पूछेगा कभी कैसे बनेंगे। देखो देखो ये एक एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड है ना। ऊपर जो फॉर्मूला बताया था एमिनो एसिड का, ये COOH CH3, एक आपका ये पूरा एमिनो एसिड हो गया।
ये दूसरा पूरा अमीनो एसिड हो गया। ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे, जब केमिकल रिएक्शन करेंगे तो निर्जलीकरण की अभिक्रिया होगी। निर्जलीकरण उसको कहते हैं जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, है ना। तो दो हाइड्रोजन कहाँ पे, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है H2, और ये ऑक्सीजन ये, तो H2O निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और ये जो CO है ये यहाँ के NH2 से आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो CO और NH2 आपस में जुड़ते हैं ना, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। लाख रुपए की बात बता रहा हूँ, इतना डीप में आएगा नहीं, सिर्फ आपको ये रखना है कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। वसा या लिपिड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। और दो कार्बोहाइड्रेट जब जुड़ते हैं तो उनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। बस बात यही खत्म हो जाती है, ठीक है। आपको अभी कोई डॉक्टर तो बनना नहीं है ना। अब देखो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। टोटल आपके 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। इन 20 में से 10 जो होते हैं वो आपकी ह्यूमन बॉडी जो रहती है वो बना सकती है शरीर में संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना या निर्माण करना, ठीक है। तो 20 में से जो 10 एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है ना, वो ह्यूमन बॉडी बना सकती है, मनुष्य का शरीर जो होता है बना सकता है। लेकिन बाकी जो 10 होते हैं वो मनुष्य का शरीर नहीं बना सकता, उसको आपको दूसरे सोर्स से लेना पड़ेगा, यानी कि खाने पीने की वस्तुओं से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं, एक कहते हैं आवश्यक और एक कहते हैं अनावश्यक। तो आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि एसेंशियल, इसको बोलते हैं एसेंशियल। एसेंशियल क्यों है, एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी। आवश्यक, ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो इनका निर्माण नहीं कर पा रही है, तो आपको बाहर से खा के लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा होता है अनावश्यक यानी नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्यों है, क्योंकि इनको आपको खाने की जरूरत नहीं है, बाहर से खाने से बॉडी खुद ब खुद इसका निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 में से 10 जो होते हैं वो एसेंशियल यानी कि आवश्यक होते हैं, और नॉन एसेंशियल यानी अनावश्यक होते हैं। जो आवश्यक वाले होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल, एसेंशियल एमिनो एसिड, इनको फूड के द्वारा या खाने के द्वारा हमें जरूरत पड़ती है खाने की, ठीक है। इन दो में से दो जो होते हैं आर्जिनिन और हिस्टिडीन, है ना, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, इसको बोलते हैं अर्ध आवश्यक यानी सेमी एसेंशियल। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों में इनका निर्माण नहीं होता है, लेकिन बड़ों में थोड़ी मात्रा में इनका निर्माण होता है, ठीक है ना। आर्जिनिन और हिस्टिडीन का बड़ों में, वयस्कों में, तो एडल्ट में थोड़ी मात्रा में निर्माण होता है। लेकिन आप पते की बात सिर्फ याद रखो, 10 जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, 10 जो होते हैं नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो जो एसेंशियल है, जो आवश्यक है, उनको हमें खाने पीने की वस्तुओं से ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक। ये अब अमीनो अम्ल का निर्माण कैसे होता है, देखो अमीनो अम्ल का निर्माण जो कोशिका यानी कि आपके जो सेल होती है, सेल में एक आपका सेल का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम, है ना, राइबोसोम। तो आपने ये लाइन पढ़ी होगी हिंदी में, काफी क्लिष्ट हिंदी लिखी जाती है, क्लिष्ट मतलब बहुत कठिन हिंदी लिखी जाती है, कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, या निर्माण भी नहीं लिखा रहता, संश्लेषण करता है, ठीक है ना। तो संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस, है ना, निर्माण करना। तो कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, इंसान की कोशिका में एक राइबोसोम नाम की एक चीज पाई जाती है, ठीक है, जिसे कोशिका अंगक कहते हैं हिंदी में। तो वो जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। कैसे, देखो केंद्रक जो आपका रहता है, जो ये रहता है, वो एक मैसेज सेंड करता है। मैसेज किसमें सेंड करता है, ये कोशिका द्रव्य में मैसेज सेंड करता है। किसके थ्रू सेंड करता है, mRNA के द्वारा ये मैसेज सेंड करता है कि अभी प्रोटीन निर्माण की आवश्यकता है, ठीक है ना, प्रोटीन की कमी हो गई है, प्रोटीन का निर्माण करना है। कौन सेंड करता है, केंद्रक सेंड करता है मैसेज। क्या बताया मैंने आपको, केंद्रक जो होता है, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो रहता है वो सिग्नल सेंड करता है, एक मैसेज सेंड करता है, किसको, कोशिका द्रव्य को, यानी साइटोप्लाज्म को, ठीक है। कोशिका द्रव्य ने साइटोप्लाज्म को एक मैसेज सेंड करता है कि अभी प्रोटीन का निर्माण करना है हमको, जल्दी से प्रोटीन बनाओ, ठीक है ना। तो ये जो मैसेज है किसके थ्रू सेंड किया जाता है, mRNA के द्वारा सेंड किया जाता है। तो राइबोसोम तक ये मैसेज पहुंचता है और राइबोसोम फटाफट प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, यानी प्रोटीन का निर्माण करना शुरू करता है। कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है, ठीक है, राइबोसोम बनाता है ना। प्रोटीन कौन बनाता है कोशिका में, राइबोसोम बनाता है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक। फिर ये तो मैंने आपको बता दिया कि एमिनो एसिड आपस में जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हैं, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन्स का मुख्य कार्य हमारे शरीर में वृद्धि में सहायता करना है। पहले आपको बता चुका हूँ, जो फिल हीथ की मैंने आपको फोटो दिखाई थी, जो उसका मसल बना था, ठीक है। तो आपने जो लाइन पढ़ी होगी, शरीर में टूट फूट और मरम्मत का कार्य करती है प्रोटीन, तो उसका क्या मतलब होता है, मसल का निर्माण करती है प्रोटीन, जो है मसल का निर्माण
करती है, मांसपेशियों का निर्माण करती है। शरीर को अगर आपको ग्रो करना है, बढ़ाना है, साइज बढ़ाना, मसल साइज बढ़ाना है और टूट फूट की मरम्मत करनी है, ठीक है ना, तो उससे प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऊर्जा भी देगा जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, लिखा भी है प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से भी हमने देखा था कि 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, लगभग बराबर प्राप्त होती है प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट दोनों से। और वसा से 9 पॉइंट समथिंग मैंने आपको बताया था उतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, 1 ग्राम से। प्रोटीन से प्राप्त होती है कि कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है कि वसा से प्राप्त होती है, तो वसा से प्राप्त होती है सबसे ज्यादा एनर्जी। वसा के 1 ग्राम से 9 या 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से सिर्फ 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ये चीज आपके आई समझ में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब प्रोटीन के काम देख लेते हैं भैया, ये क्या क्या काम करता है प्रोटीन, फंक्शन क्या क्या है प्रोटीन के। तो हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय परिवहन, गैसीय परिवहन देखो, हीमोग्लोबिन की बात करें तो जो आपका जो ब्लड होता है उसका ब्लड का जो लाल कलर होता है ना, रेड पिगमेंट जो होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है ना, हीमो और ग्लोबिन। इसमें जो ग्लोबिन वाला पार्ट है ना, ग्लोबिन, ये जो ग्लोबिन है ये होता है प्रोटीन, ठीक है ना। और हीम वाला जो पार्ट होता है या हीमोक्रोमैग्नोन जिसे कहते हैं, हीमोक्रोमैग्नोन कहते हैं, हीम वाला पार्ट आप याद रखिए, हीम वाला हीमोक्रोमैग्नोन, ये आयरन का कंपाउंड होता है, ठीक है ना। तो हीमो मतलब आयरन होता है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है। तो गैसीय परिवहन कैसे करता है, देखो ब्लड में ये पाया जाता है जब आप सांस लेते हैं, है ना, आपके फेफड़ों में जब सांस जाती है, ऑक्सीजन जब आपके फेफड़ों में जाती है, तो ऑक्सीजन फेफड़ों से छोटी छोटी कोशिकाएं जो आपकी जुड़ी रहती है एक नली की तरह, शरीर के हर सेल तक वो ऑक्सीजन के परिवहन का काम करती है। तो जैसे ही आपने सांस ली, फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन भरी, ठीक है ना, तो जो फेफड़े के अंदर भरी हुई ऑक्सीजन है, ब्लड जो होता है उसको लेता है ना, फेफड़े से ऑक्सीजन ब्लड लेता है और उस ब्लड से जो ऑक्सीजन रहती है शरीर के हर अंग में या हर कोशिका में जाती है। एक ये काम हो गई, नंबर 1 ब्लड का एक काम हो गया, क्या, फेफड़ों से आपके जो लंग्स रहते हैं उनसे ऑक्सीजन लेके उस ऑक्सीजन को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचा देना, हर एक सेल तक पहुंचा देना। और दूसरा काम ये रहेगा, वो जो आपकी सारी कोशिकाएं हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस फेफड़ों तक पहुंचा देना, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं गैसीय परिवहन। किस किस गैस का परिवहन हो रहा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 गैसें हैं ना, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी सेल्स तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है ब्लड, ठीक है ना, और शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फेफड़े तक पहुंचाता है, फिर फेफड़े से वापस से आप नाक और मुंह से उसको बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है और हीमो जो कहलाता है ये आपका आयरन कंपाउंड कहलाता है, हीमोक्रोमैग्नोन जिसे कहते हैं। ये बात आई आपके समझ में। नेक्स्ट, भोजन संग्राहक के रूप में, भोजन संग्राहक यानी फूड स्टोरेज, मतलब अलग अलग भोजन में, भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। जैसे अंडे में एल्बुमिन और दालों में प्रोलेमिन्स, मतलब अलग अलग भोज्य पदार्थों में अलग अलग नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अंडे वाला तो आता है, कई सारे एग्जाम में आता है, अंडे में एल्बुमिन, दालों में प्रोलेमिन्स, अनाज की बात करें तो ग्लूटोलिन्स, मटर में फेसियोलिन और दूध में केसीन। दूध वाला इंपॉर्टेंट है और अंडे वाला इंपॉर्टेंट है, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में एल्बुमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी मटर, अनाज और दाल वाला उतना नहीं पूछा जाता एग्जाम में। दाल में प्रोलेमिन्स, अनाजों में ग्लूटोलिन्स और मटर में फेसियोलिन। दूध वाला याद रखना केसीन और अंडे वाला आपको याद रखना है एल्बुमिन, ठीक है। इनमें ये 2 प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये प्रोटीन एंटीबॉडी निर्माण करके हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होते हैं। देखो एंटीबॉडी का काम ये होता है कि आपके शरीर में जो विषैले तत्व, एलिमेंट, पॉइजनस एलिमेंट्स जो बनते हैं उनको बाहर निकाल देना या उनको डीएक्टिवेट करना, ये 2 काम होता है एंटीबॉडी का, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है, और रोगों से लड़ने में भी ये सहायक होता है, ठीक है, इम्यूनिटी। जैसे आप कहते हैं ना कि अभी कोरोना वाला काल जो चल रहा था तो लोग कह रहे थे कि विटामिन सी आपको ज्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। विटामिन सी की टैबलेट्स भी बहुत सारी मिल रही थी मार्केट में कि विटामिन सी की टैबलेट चूसते हुए भाग रहे थे लोग, ठीक है ना। तो विटामिन सी
तो आपको पता है कि वो टैबलेट खाने की बजाय जो आपके खट्टे फल होते हैं, या आपका टमाटर आप ज्यादा खाओगे, या नींबू खाओगे, या संतरे खाओगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें खाओगे, तो उसमें भी विटामिन सी आपको मिल सकता है। तो वो विटामिन सी क्या करता है, तो वो विटामिन सी भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी जब आपकी बढ़ जाती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ती है, ठीक है ना। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और वही एंटीबॉडी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और कई जंतुओं में पाए जाने वाले जो विष या पॉइजन होते हैं वो भी प्रोटीन से बनते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको, जैसे कोरोना वायरस की फोटो आपने देखी होगी कई सारे न्यूज चैनल में, है ना, इस टाइप का वायरस बना रहता है और आंख वाँख बना देते हैं, ठीक है ना। तो जो बाहर निकला रहता है ना, ये जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर निकला रहता है, इसको प्रोटीन स्पाइक बोलते हैं। स्पाइक क्यों बोलते हैं, अरे वो आपने आजकल के छर्रे देखे हैं ना, जो सामने से बाल ऐसे एकदम छछूंदर की जैसे या मुर्गे के जैसे खड़ा कर लेते हैं ना, सामने से एकदम बाल देखे होंगे ना, दिखाता हूँ आपको एक मिनट। ये दिख रहा है ना, ये स्पाइक, हेयर कट स्पाइक। तो इसी को स्पाइक मतलब होता है कांटे, है ना, स्पाइक। एक एक्स मैन में भी शायद एक म्यूटेंट था स्पाइक के नाम से, वो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली ना। तो ये जो देखो सामने से खड़े कर लेते हैं ना, ये मुर्गे के जैसे बाल, ये मुर्गा छाप बाल है ना, ये जो खड़े हो जाते हैं, ये स्पाइक कांटे के जैसे हो जाते हैं, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं स्पाइक। तो जब कोरोना वायरस की फोटो दिखाई जाती थी टीवी में, तो इस टाइप की होती थी। जो बाहर ही जो निकला रहता है इसी को बोलते हैं प्रोटीन स्पाइक। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन के बने रहते हैं, ठीक है ना। बस इतना याद रखना, नहीं आएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि विभिन्न शारीरिक संरचनाओं के निर्माण में, बॉडी स्ट्रक्चर के निर्माण में, शारीरिक संरचना मतलब शरीर के जो कई सारे अंग होते हैं, है ना, वो प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे आपके जो बाल होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, केराटिन के। नाखून जो आपके बढ़ते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन के बने होते हैं। जंतुओं में जो सींग होते हैं, जैसे गेंडे का सींग हो गया, गाय का सींग हो गया, भैंस का सींग हो गया, या आपके सींग हो गए। आपके हैं सींग? नहीं है, कोई बात नहीं। तो जो सींग होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, प्रोटीन से, केराटिन प्रोटीन से। जो खुर होते हैं, खुर मतलब जो जानवरों का पंजा होता है, गाय का खुर या घोड़े का खुर आपने देखा होगा ना, जो कठोर टाइप का होता है पंजा नीचे, वो भी केराटिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, अधिकांश ये बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाल किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन का नाम क्या है, केराटिन प्रोटीन का नाम है, ठीक है। बाल किससे बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन से। नाखून किससे, केराटिन प्रोटीन से, ठीक है ना। जंतुओं के जो सींग होते हैं केराटिन प्रोटीन से। जंतुओं के जो खुर होते हैं केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो उसके बाद क्या है, अधिकांश एंजाइम्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। और ये एक कम इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूरे जीव जगत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, रुबिस्को नाम का एक प्रोटीन है। उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और जंतुओं में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वह कोलेजन प्रोटीन होता है। कोलेजन ये आपकी त्वचा में पाया जाता है ना, कोलेजन प्रोटीन। तो एग्जाम में ये आ सकता है नंबर 1 की कोलेजन क्या है, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है ठीक है ना, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है जो आपकी स्किन में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा फैक्ट इसमें ये बन सकता है कि जंतुओं में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन प्रोटीन है। बस इतना आपको याद रखना है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। स्रोत प्रोटीन किससे मिलता है, एक तो आपको दूध का बता दिया, वो केसीन प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना। दूसरा आपने पहलवानों के, बॉडी बिल्डर्स का नाम सुना होगा, वे प्रोटीन, एक वो होता है। और लगभग थोड़ा थोड़ा प्रोटीन सभी में पाया जाता है। दाल की बात कर लें, दालों में प्रोटीन पाया जाता है। ऐसा नहीं कि दाल में सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जैसे कंटेंट आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू मैंने आपके सामने खोल के रखी है। तो देखो, एक चीज याद रखो, किसी भी खाने में ऐसा नहीं होता कि वो प्रोटीन का बना है या कार्बोहाइड्रेट का ही बना है सिर्फ, है ना। एक जो फूड आपका रहता है, खास तौर पे जो नेचुरल फूड रहता है, जो प्रकृति ने जो खाना बनाया है आपके खाने के लिए, ठीक है ना, तो उसमें सारे कंपाउंड रहते हैं। बस किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहेगा, किसी में प्रोटीन ज्यादा रहेगा, किसी में फैट ज्यादा रहेगा, बस ऐसा होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ऐसे हम बात कर लें, जैसे पल्सेस में ऐसे लेंटिल्स आते हैं, यानी दालें होती हैं, ड्राई पीस सूखे चने होते हैं, चिक पीस मतलब चना होता है, ठीक है ना, ड्राई पीस मतलब मटर होता है। तो इनमें देखो, जैसे बात कर लो इसमें लेंटिल्स, है ना, दालों की बात करूं तो दालों में प्रोटीन कितना पाया जाएगा, 9 ग्राम पाया जाएगा, ठीक है ना, प्रोटीन 9 ग्राम। और आयरन 3.3 मिलीग्राम है, ठीक है। फाइबर 7.8 ग्राम पाया जाएगा। सैचुरेटेड फैट 0.4 ग्राम पाया जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू नहीं लिखी है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू इसमें नहीं लिखी है। और जैसे चिकन की बात करें तो चिकन में क्या, देखो प्रोटीन कहाँ गया, देखो 25.3 ग्राम, है ना, इतना प्रोटीन पाया जाएगा चिकन में। थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी होगा चिकन में, चिकन की बात करें तो सैचुरेटेड फैट यानी फैट भी होगा चिकन में, कोलेस्ट्रॉल भी होगा चिकन में।
आयरन भी थोड़ी मात्रा में चिकन होगा, ठीक है ना। तो देखो खाने की बात करें या चने की बात करें, दाल की बात करें, दूध की बात करें, तो सभी में आप देखेंगे तो प्रोटीन भी पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा, सब पाया जाता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि ज्यादा क्या पाया जाता है दोनों में, है ना, ज्यादा क्या पाया जाता है डिपेंड ही करता है, उस हिसाब से हम बोलते हैं कि किसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे अंडे की बात करें तो अंडे में जो प्रोटीन पाया जाएगा एल्बुमिन के रूप में पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा अंडे में, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा अंडे में, ठीक है ना। दालों में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, लेकिन मेनली दाल जो, जैसे वेजिटेरियन लोगों की बात करें तो अगर वेजिटेरियन लोगों का जो प्रोटीन का सोर्स है तो मेन सोर्स उनका दाल ही है, ठीक है ना। सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है सोयाबीन में। जैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है, लेंटिल्स 100 ग्राम्स कैलोरी। लेंटिल्स का मतलब है दालों के जो समूह होते हैं ना, अलग अलग दालें होती, लेंटिल्स के नाम से जाना जाता है। देखो क्या लिखा, ध्यान से देखो, 100 जो ग्राम होती है दाल, 100 ग्राम अपन ने दाल खाई अपन ने, तो उसमें आपको 36% फैट मिलेगा, ठीक है, यानी 36 ग्राम समझ लो आपको फैट मिलेगा, 44 ग्राम आपको कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, 20 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर प्रोटीन तो बस 20 ग्राम ही है, तो हम ये क्यों बोलते हैं दालों से प्रोटीन मिलता है। देखो वेजिटेरियंस की बात की जाए तो उनके प्रोटीन्स का जो मेन सोर्स है वो दालें ही होती हैं, सोयाबीन ही होती है। देखो तो 20% प्रोटीन मिल रहा मतलब बहुत अच्छा अमाउंट में आपको प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है ना। और इसमें डाल के देखते हैं, जैसे एग डाल के देखते हैं, ठीक है, एग, तो ये देखो एग यानी अंडे की बात करें, 100 ग्राम अंडे की बात करेंगे तो 100 ग्राम अंडे में देखो 63 ग्राम फैट पाया जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि अंडे में फैट नहीं पाया जाता या कार्ब्स नहीं पाए जाते, देखो सिर्फ 2% कार्ब्स है यहाँ पे, है ना। कितने परसेंट है, सिर्फ 2% कार्बोहाइड्रेट। 100 ग्राम अंडे में सिर्फ 2 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, ठीक है ना, और 35 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा और 63 ग्राम फैट मिलेगा। ये बात आपके आई समझ में। 35 ग्राम प्रोटीन अंडे में कहाँ मिलता है, जो अंडे का जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है ना, जिसको एग व्हाइट कहते हैं, वो पूरा प्रोटीन का बना रहता है। बीच वाला जो पार्ट रहता है अंडे का, पीला वाला पार्ट रहता है, वो फैट का बना रहता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा मतलब कार्ब्स रहते हैं उसमें। तो कोई भी एक फूड की आप बात करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का बना है, सिर्फ और सिर्फ फैट का बना है, ऐसा नहीं होता। प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फैट भी होता है, डिपेंड ये करता है कि कितनी मात्रा में, ठीक है। अब जैसे एग का दिखा दिया, एक बार सोयाबीन का दिखा देता हूँ आपको, सोया बीन्स, ठीक है। ये देखो अब 100 ग्राम सोयाबीन में आप देखो 1 सर्विंग कंटेन्स 20 ग्राम फैट, 36 ग्राम प्रोटीन और 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ना। सोयाबीन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और फैट भी है सोयाबीन में, ठीक है। लेकिन मेन सोर्स किसके लिए यूज करते हैं, प्रोटीन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया है, अंडों में अभी दिखाया आपको, एग में, दालों में, सोयाबीन में, मूंगफली में, स्पिरुलिना में। स्पिरुलिना आपने देखा होगा, अगर किसी ने कछुए पाले होंगे ना, कछुए, तो समुद्र में एक प्रकार की एक घास जैसी पाई जाती है, शैवाल जिसे कहते हैं, स्पिरुलिना, है ना, हरे कलर की होती है स्पिरुलिना। जैसे हमने एक बार कछुआ पाला था, तो कछुए को खिलाने के लिए स्पिरुलिना का एक डब्बा आता है 300-400 रुपए का, उससे खिलाते थे, ठीक है। तो एक प्रकार की क्या है, शैवाल है, हरे कलर की होती है, उसमें प्रोटीन बहुत पाया जाता है। मशरूम में प्रोटीन पाया जाता है ना। और स्पिरुलिना का यूज करते हैं अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में खाने के लिए, क्योंकि ये हल्की होती है, जर्मिनेट इससे करते हैं और दूसरे काम करते हैं, उतना अपने इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो 2 रोग जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में ये 2 रोग आपके पूछे गए हैं, है ना। तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग, मैरेस्मस और क्वाशियोरकर, रिपीट कर रहा हूँ, मैरेस्मस क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, मैरेस्मस और क्वाशियोरकर। जिसमें से केवल प्रोटीन की कमी से देखा जाए, यानी शुद्ध प्रोटीन की कमी से, तो क्वाशियोरकर रोग होता है जो 1 से 5 साल तक के बच्चों में होता है। मैरेस्मस जो है तो उसमें शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम हो जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की मात्रा कम होने से कौन सा रोग होता है, मैरेस्मस रोग होता है। और सिर्फ अगर प्रोटीन की बात की जाए, ओनली प्रोटीन, तो क्वाशियोरकर रोग होता है, ठीक है। बच्चों में होता है, 1 से 5 साल के बच्चों में होता है, जिससे उनकी शारीरिक वृद्धि जो है रुक जाती है ना। इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीन की कमी से रोग। नेक्स्ट आपका विटामिन है, बाद में देखते हैं, अभी प्रोटीन खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।